नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज सिंथेसिस में, मतलब सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए क्यों किया जाता है, इसको जानना जरूरी है। कारण क्या है? कारण ये है बेटे कि यू हैव सीन कि जब भी आपको सिंथेसिस करने के लिए दिया जाता है, टू आर मोर सेंटेंसेस आर गिवन टू यू, है ना, कंबाइंड इनटू वन सिंपल सेंटेंस, तो दो या दो से अधिक वाक्य होते हैं जिनमें से जोड़ करके एक साधारण वाक्य आपको बनाना होता है। यू हैव सीन कि अभी हमने आपको इन्फिनेटिव पढ़ाया, पार्टिसिपल पढ़ाया, ठीक है, उसके बाद ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट आया, तो आप लोगों ने देखा होगा कि वहां पर मैंने पार्टिसिपल में, इन्फिनेटिव में जनरली ये था कि दोनों सेंटेंसेस के जो सब्जेक्ट थे वो सेम थे। अगर सब्जेक्ट सेम नहीं था तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट मतलब वो सेम थे, ये आपने देखा होगा। और हमने पार्टिसिपल बनाते समय यानी पार्टिसिपल पढ़ाते समय हमने आपको ये बताया था कि यदि दोनों वाक्यों के कर्ता समान न हो तो साधारणतः उनका सिंपल सेंटेंस बनाना संभव नहीं होता है। ये बात बताई थी हमने, बोली थी, ये बात हमने बोली थी। जरा ये लेट कमर है लकी उन्नति, चलो कोई बात नहीं, आप ध्यान से सुनिएगा अभी, फिर उसके बाद देखिए। तो हमने बताया कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज उस समय होगा, मान लो सपोज करो, जैसे हमने बताया था दोनों के सब्जेक्ट सेम होते हैं, लेकिन मान लो अगर सब्जेक्ट सेम नहीं है तो बेटे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का मतलब पहले समझिए, फिर उसके बाद देखिए। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट पढ़ा रहे हैं हम। नॉमिनेटिव का मतलब होता है कर्ता और एब्सोल्यूट का मतलब होता है स्वतंत्र। स्वतंत्र यानी नॉमिनेटिव का मतलब होता है कर्ता और स्वतंत्र। इस नियम का प्रयोग बहुधा उस समय किया जाता है जब दोनों वाक्यों के कर्ता समान न हो, मतलब एक सब्जेक्ट नहीं होता है, समझ लो, एक ही व्यक्ति नहीं होता है वहां पर। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का मतलब होता है कर्ता स्वतंत्र, यानी नॉमिनेटिव मतलब कर्ता होता है और एब्सोल्यूट का मतलब होता है स्वतंत्र। इसमें होता क्या है कि एक कर्ता को, मतलब कहने का मतलब एक सेंटेंस के कर्ता को पार्टिसिपल से पहले रखते हैं, पार्टिसिपल से पहले रखते हैं, और जब उसको पार्टिसिपल से पहले रखते हैं तो वो दूसरे सेंटेंस जो होगा उसकी जो फाइनाइट वर्ब होती है उसके ऊपर कोई असर नहीं डालता, ना वो सब्जेक्ट की तरह असर डाले ना ऑब्जेक्ट की तरह, मतलब इसका कोई मतलब नहीं होता, वो फ्री हो जाता है। तो इसलिए नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से एक कर्ता को, भाई भाई सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं, जाहिर सी बात है आपको ध्यान होना चाहिए, अगर हम सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं तो सिंपल सेंटेंस की परिभाषा ये कहती है कि देयर मस्ट बी वन फाइनाइट वर्ब, यानी एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होनी चाहिए, है ना। तो यू हैव सीन कि आपको जितने भी सिंपल सेंटेंसेस बनाने के लिए दिए जाते थे उनमें ये था कि दोनों वाक्यों के कर्ता समान होते थे, यानी एक ही व्यक्ति के द्वारा दो अलग अलग कार्य होते थे। अगर कर्ता समान नहीं होता था तो कर्म और कर्ता यानी पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट ही दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट होता था, इस तरह की चीजें होती थी। लेकिन नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज तब किया जाता है जब दोनों वाक्यों के कर्ता समान ना हो। दोनों वाक्यों के कर्ता समान ना हो मतलब दोनों वाक्यों के कर्ता एक ही व्यक्ति नहीं होता है, एक ही व्यक्ति नहीं होता है, उनकी फाइनाइट वर्ब अलग अलग होती है, अलग अलग करता फाइनाइट वर्ब होती है। लेकिन सिंथेसिस करते समय यानी साधारण वाक्य बनाते समय हमको ये ध्यान रखना पड़ता है, यानी ध्यान देते हैं कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में कर्ता अलग अलग होंगे, परंतु उनकी जो क्रियाएं हैं, जो कार्य हैं कर्ता के द्वारा किए गए, जो क्रियाएं हैं, उनके बीच में काजल काजल रिलेशन होता है। क्या होता है बोलो बेटे? काजल रिलेशन, यानी कारण परिणाम का संबंध। इसको आप समझिए, इसका मतलब एक इंसिडेंट यानी एक सेंटेंस में पहली फाइनाइट वर्ब होगी, दूसरे सेंटेंस में दूसरी फाइनाइट वर्ब होगी। जनरली इसमें इस तरह देखा जाता है कि एक कार्य के बाद ही दूसरा कार्य हुआ होगा, और जो दूसरा कार्य होता है वो पहले कार्य का ही परिणाम होता है, रिजल्ट होता है, उनके बीच में कारण परिणाम का संबंध। या यूं कह लीजिए कि दूसरा कार्य तभी होगा जब पहला कार्य हुआ होगा, अगर पहला नहीं होगा तो दूसरा भी नहीं होगा। ये तो कारण परिणाम का संबंध, कैजुअल रिलेशन। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज कब करते हैं सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए, इस बात को समझिए बच्चों। पहली बात यह है कि व्हेन द टू सब्जेक्ट्स यानी सेंटेंसेस जो दो दिए हैं, द सब्जेक्ट ऑफ द टू सेंटेंसेस आर नॉट सेम, दोनों वाक्यों के कर्ता समान ना हो मतलब अलग अलग कर्ता हो, पहली चीज।
और दूसरी चीज उनकी क्रियाओं के बीच में कारण परिणाम का संबंध हो, माने कैजुअल रिलेशन। इसका मतलब दूसरे कार्य का होना ना होना पहले कार्य के ऊपर निर्भर करता। ये दो बातें ध्यान रखते हैं, वहीं पर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग होगा। भाई टीचर अपने अपने तरह से एक्सप्लेन करते, किसी का बताने का तरीका कुछ और हो सकता है, हमारा समझाने का तरीका इस तरह से कि आपको इजिली चीजें समझ में आएंगी। तो मैंने बताया कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग कब किया जाएगा, दोनों वाक्यों के कर्ता अलग अलग हो और उनकी क्रियाओं के बीच में परिणाम का संबंध हो। बुक में लिखा होगा कि एक कार्य के बाद जनरली दूसरा कार्य होता है ना, और परिणाम स्वरूप ही होता है। इसका मतलब यही होगा कि उनके बीच में कारण परिणाम का संबंध। करते कैसे हैं, बनाते कैसे हैं, इस बात को समझिए। इसको एक फाइनाइट वर्ब को माने जो कारण मतलब रीजन जो शो कर रही होगी, जो फाइनाइट वर्ब रीजन को बताती है। हालांकि बुक में इस तरह की कोई बात लिखी नहीं है, लेकिन ये हम अपने छोटे बच्चों को समझाने के लिए सब बोलते हैं। ये बोल रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए भाई, कोई चीज लॉजिकली आपको समझ में, मतलब आपका उद्देश्य है कि एग्जामिनेशन में सेंटेंसेस आर गिवन, यू मस्ट डू देम, यानी आपको वो करना अवश्य आ जाए, वो छूटे ना आपसे, आपको ये सीखना है। ठीक, तो ये डजंट मैटर कि उसमें क्या है क्या नहीं। तो मतलब दो सेंटेंसेस अगर दिए, दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग हैं, तो इसमें एक सेंटेंस का जो होगा वो रीजन शो करेगा और दूसरा जो होगा वो रीजन, यानी इंसिडेंट और उसका रीजन। समझ रहे हो ना, उसकी वजह से ये काम हुआ होगा। कैसे, जैसे मान लो द सन रोज, ये लिखा हुआ है द सन रोज, दूसरा लिखा है द बर्ड्स, और यहां पे लिखा फ्लू अवे। ये देखो सेंटेंस, द सन रोज, दूसरा लिखा है, देखिए यहां पे क्या है, द सन रोज, मतलब एक अलग सेंटेंस अलग सब्जेक्ट, यहां पर द बर्ड्स है और फ्लू अवे ये अलग सेंटेंस। तो दोनों वाक्यों के कर्ता अलग अलग है। ऐसी सिचुएशन में हम सिंपल सेंटेंस बनाए तो क्या करें, तो हमने बताया कि जब दोनों वाक्यों के कर्ता अलग अलग हो परंतु उनकी क्रियाओं के बीच में ऐसा लगता हो कि एक क्रिया के होने के बाद ही दूसरी क्रिया हुई होगी, मतलब उनके बीच में प्रतीत तो होता है कि कारण परिणाम का संबंध है, तो वहां पे आपको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट लगाना है। लगाया कैसे जाता है, जिसमें जिस सेंटेंस में कारण शो हो रहा होगा, माने जिसकी वजह से दूसरा कार्य हुआ होगा, तो जिसमें कारण शो हो रहा होता है उसके कर्ता के बाद जो वर्ब आती है उसको पार्टिसिपल में बदल देते हैं, यानी इसके बाद जो फाइनाइट वर्ब आएगी उसको पार्टिसिपल में बदल देंगे। पार्टिसिपल में बदलने का मतलब क्या हुआ, पार्टिसिपल में बदलने का मतलब यह हुआ बच्चों कि आपको मालूम है कैसे, कि आपको मालूम है ना पार्टिसिपल, कौन सी पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल की जगह, क्योंकि परफेक्ट पार्टिसिपल का ही सेंस के बाद निकलता है ना। और एक बात और हम आपको समझा दें कि इसमें, इसको लॉजिकली हम थोड़ा सा समझा दें, जरा इस सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा, इसमें देखिए लिखा द सन रोज द बर्ड्स फ्लू अवे, सूरज निकला चिड़िया उड़ गई। दोनों सेंटेंसेस के कर्ता अलग अलग हैं, दोनों की क्रियाएं भी अलग अलग है, परंतु ऐसा लगता है कि एक क्रिया के बाद ही दूसरी क्रिया हुई है और इनके बीच में कैजुअल रिलेशन। हम कैसे सेंटेंसेस को सिंथेसाइज करेंगे, ये तो आपने सर जी बता दिया कि पहले वाक्य के कर्ता के बाद पार्टिसिपल रखे, या यहां पर जो वर्ब आई है, फाइनाइट वर्ब आई है, उसको पार्टिसिपल में चेंज करें और उससे पहले उसका सब्जेक्ट रख दी, तो ऐसी स्थिति में उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, नल हो जाए। समझ रहे हो, लेकिन कैसे हम करेंगे, कैसे हमें पता चलेगा हम कैसे करें, तो उसके लिए हम आपको बताते हैं। अगर फर्स्ट वाक्य यानी जो पहला वाला वाक्य है जिसमें पहली क्रिया यानी पहला कार्य हो रहा हो, जो पहले कार्य को दर्शाता है, क्योंकि दूसरा कार्य उसके बाद ही होगा, तो जो पहले कार्य को दर्शाता है अगर वो एक्टिव, सॉरी वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की एक्टिव वॉइस है, यानी एक्टिवली लिखा मैंने एक्टिव वॉइस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की एक्टिव वॉइस है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, माने हैविंग और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे करता के तुरंत बाद, यानी इसको फाइनाइट वर्ब को। बच्चों कैसे है, आप इसको आप साधारण तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं, हम आपको समझाने के लिए आपको और आसान तरीका बता सकते हैं। ए बेटे ये देखे
नॉन नेटिव एब्सोल्यूट, ये नॉन नेटिव एब्सोल्यूट मैंने लिखा, और इसका प्रयोग कब करते हैं वो भी हमने आपको बता दिया कि जब दोनों वाक्यों के कर्ता अलग अलग हो और दोनों की क्रियाओं में कार्य परिणाम का संबंध हो तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हैं सिंथेसिस करने के लिए, अर्थात दो ये दिए गए साधारण वाक्यों को एक साधारण वाक्य में बदलने के लिए। इसमें कैजुअल रिलेशन होगा, माने कारण परिणाम का संबंध। अब ये बात तो समझ में आ गई हमको, लेकिन सर जी यूज कैसे करेंगे, जरा सुनिए कैसे यूज करेंगे। यूज क्या करेंगे, दोनों वाक्य दिए रहेंगे, एक कार्य पहले हुआ होगा दूसरा कार्य बाद में। यदि ये पहला वाला कार्य माने जिसमें कारण है, कारण वाला वाक्य, और वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की एक्टिव वॉइस है, तो वहां पर आप क्या करिए, पहले वाले वाक्य के कर्ता को रखिए प्लस वहां पे हैविंग लगा दीजिए और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दीजिए। हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म डैश 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 और कामा लगा के दूसरा वाक्य उतार दीजिए, आसानी से सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। यदि वो कारण वाला वाक्य एक्टिव वॉइस है तो ध्यान रखिएगा, एक्टिव वॉइस है तो। अगर कारण वाला वाक्य पैसिव वॉइस है यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव है, पैसिव वॉइस में लिखा है, माने जिस कार्य को पहले होना प्रदर्शित किया जा रहा है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस में लिखा, और कोई सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस में लिखा तो कैसे पहचानोगे, वाज वर और वन की थर्ड फॉर्म ये लगा होगा ना। कैसे, तो जहां पे पैसिव वॉइस में लिखा होगा बेटे वहां पर पहले वाले वाक्य यानी पहली क्रिया जो घटित हुई है उसके सब्जेक्ट को लिखेंगे और फिर वहां पर हम लोग उसको परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज करेंगे, हैविंग लगाएंगे, लेकिन चूंकि वो पैसिव वॉइस में है इसलिए हम लोग यहां हैविंग बीन देते, हैविंग बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे, ये देखिए, और जो चीजें लिखी होंगी उनको उतारेंगे और दूसरे वाक्य को ऐसे ही रख देंगे। समझ में आया, ये कब होगा जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस हो, ये सेकंड रूल है और ये फर्स्ट रूल है। यदि कारण वाला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस की कारण वाला वाक्य जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिवली है तो सब्जेक्ट प्लस हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिवली सेंटेंस है कारण वाला वाक्य तो वहां पे सब्जेक्ट प्लस हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। इज दैट क्लियर। तीसरा रूल क्या है, यदि कहीं पर वाज वर का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में ना हो रहा हो, वाज वर का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में ना हो रहा हो, वो टू बी के फॉर्म में यूज हो रही, होना के फॉर्म में यूज हो रही, तो वहां पे क्या करते हैं, वहां पर बच्चों सब्जेक्ट रखते हैं और प्लस फिर हम लोग वहां पे क्या कर देते हैं, बीइंग लगा देते हैं, फिर जो बाकी चीजें होती हैं उनको लिखते हैं, कॉमा लगाते हैं और सेकेंड सेंटेंस को जोड़ देते हैं। ये नॉन नेटिव एब्सोल्यूट का है बनाने का तरीका। नॉन नेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग तभी होगा जब दोनों वाक्यों के कर्ता अलग अलग हो और उनकी क्रियाओं से ऐसा प्रतीत होता हो कि एक पहले कार्य हुआ है दूसरा कार्य बाद में हुआ है, तो जनरली जो दूसरा कार्य होता है वो पहले वाले कार्य के परिणाम स्वरूप ही होता है, और इसलिए इसमें कहा जाता है कि इनके बीच में कैजुअल रिलेशन होता है, कारण परिणाम का संबंध होता है। अप्लाई कैसे करेंगे, फार्मूला कैसे लगाएंगे, यानी ये सब लिखा नहीं है बुक में, इस तरह फार्मूला का ही नहीं बना होता, ये समझने की चीज है, लेकिन हमने आपको समझाया कि अगर कारण वाला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस की एक्टिव वॉइस माने ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज देयर, तो आप वहां पे पहले वाक्य के कर्ता को रखें प्लस हैविंग, क्योंकि कर्ता को हटाएंगे नहीं, स्वतंत्र करेंगे, हटा नहीं रहे, स्वतंत्र कर रहे हैं, क्योंकि दोनों वाक्यों के कर्ता अलग है। तो यहाँ पे पहले वाक्य के कर्ता को रखेंगे, हैविंग लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे और बाकी चीजें जो लिखी होंगी उनको दूसरे वाक्य को वैसे ही कॉमा लगा के उतार देते हैं। अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस है तो सब्जेक्ट लगाएंगे, हैविंग लगाएंगे और बीइंग कर देंगे, यानी इसको पैसिवली शो कर देंगे। अगर किसी सेंटेंस में वाज वर का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में नहीं टू बी के फॉर्म में आया हो तो वहां पर हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं और बीइंग लगाते हैं और फिर बाकी चीजें लिख करके सेंटेंस हमारा सिंथेसाइज हो जाता है, यानी सिंपल बन जाता है। समझ रहे बच्चों कैसे, अब करके दिखा दें हम ये, अब ये चीज हमने आपको समझाई है, आप लोगों को नोट करना चाहिए, कहीं पे नहीं नोट किया तो कोई बात नहीं, लेकिन अब हम आपको करके दिखाते हैं, भाई करके दिखा रहे हैं, एक्सरसाइज करके दिखा रहे हैं, सेंटेंसेस बना के दिखा रहे हैं, सेंटेंसेस बना के मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को, और बेटे जरा ध्यान से देखिए कैसे। दर्शन रोज
द बर्ड्स फ्लू अवे। हाँ, सूरज निकला, चिड़िया उड़ गई। द सन रोज, द फॉग डिसअपियर्ड। समुद्र इस तरह लिखा, डिस्पर्स लिखा होगा वहां पर, सूरज निकला, कोहरा छट गया। तो आप देखिए दोनों वो सेंटेंसेस के कर्ता अलग अलग, लेकिन इनकी क्रियाओं के बीच में कारण परिणाम का संबंध है। सूरज निकलेगा, कोहरा छट जाएगा। सूरज निकला, चिड़िया अपने बसेरों से उड़ गई। समझ में आया कि नहीं है? तो बेटे देखिए दोनों वाक्यों के कर्ता अलग है, लेकिन उनकी क्रियाओं के बीच में ऐसा प्रतीत होता कारण परिणाम का संबंध है। तो ऐसे तो कैसे बनाया जाए? पहले वाक्य के कर्ता को वैसे ही रहने दो, क्योंकि कर्ता को स्वतंत्र करते हैं ना कि हटाते हैं। हटाएंगे कैसे? क्योंकि दोनों वाक्यों के कर्ता तो अलग अलग है। तो क्या होगा, बोलो बेटे? द सन, और क्या हो जाएगा? हैविंग, और फिर क्या हो जाएगा? राइजन, कॉमा द बर्ड्स। एकदम साधारण है। हाई स्कूल वाले बच्चे ध्यान से देखते रहो, अभी आप लोगों को इससे कुछ सीखने को मिलेगा। ट्रांसलेशन, द सन हैविंग राइजन द बर्ड्स फ्लू अवे। द बर्ड्स फ्लू अवे, एक हमने आपको बना के दिखा दिया कि यहाँ पे हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी। मान लो अगर पैसिव वॉइस में लिखा होता, कैसे? द किंग वॉज स्लेन। स्ले की थर्ड फॉर्म है स्लेन, राजा की हत्या कर दी गई, मार दिया गया। द किंग वॉज स्लेन, राजा को मार दिया गया, उसकी हत्या हो गई, है कि नहीं? पैसिव वॉइस किसी के द्वारा ही हुई हो, ये बात ध्यान रखना। दूसरा क्या लिखा? द आर्मी फ्लेड, फ्लेड अवे, या रैन अवे भी कर सकते। सेना भाग गई। जब राजा का, राजा ही नहीं तो उसको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं, कुछ राजा के मारने के बाद ही, माने मारे जाने के बाद ही भागी हो। वाक्य देखिए पैसिव वॉइस में लिखा। मैंने पहले बताया जो पैसिव वॉइस में हो तो क्या करेंगे? द किंग हैविंग बीन स्लेन, कॉमा द आर्मी रैन अवे, या फ्लेड अवे। बन गया साधारण वाक्य, बन गया बिल्कुल पैसिव है। मैंने बनाया था कि एक्टिवली होता हैविंग राइजन, हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिवली लिखा हो तो हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर मान लीजिए वाज वर्ब का प्रयोग होगा, कैसे? इट वॉज संडे, ये लिखा हुआ। या मान लो एक और सारी चीज, एक और आसान बताते हैं। द गेम वॉज ओवर, खेल समाप्त हो गया। ऑल वेंट होम, ऑल वेंट होम, ये देखो। तो अभी हमने बताया था कि अगर किसी सेंटेंस में वाज वर्ब का प्रयोग टू बी की तरह हो रहा हो, वहां क्या करते हैं? द गेम, क्या लगाएंगे? बीइंग ओवर, कॉमा ऑल वेंट होम। कुछ लोग बीइंग द गेम ओवर भी करते, कोई बात नहीं, है कि नहीं? लेकिन द गेम बीइंग ओवर, क्योंकि कर्ता को स्वतंत्र कर रहे हैं ना, ये बात ध्यान रखिएगा, है ना? तो दिस इज द नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट जब दोनों वाक्यों के कर्ता अलग अलग हो और उनकी क्रियाओं के बीच में कारण परिणाम का संबंध हो। ऐसा प्रतीत होता है कि एक कार्य के समाप्त होने के बाद ही दूसरा कार्य हुआ, या उसके बाद ही हुआ, परिणाम स्वरूप हुआ। पॉजिटिव रिलेशन यानी कॉजल रिलेशन जैसे हमने लिखा है, कारण परिणाम का संबंध। तो ऐसे वाक्यों को सिंथेसाइज करते समय यानी संयोजित करते समय, सिंपल बनाते समय हमें एक कर्ता को स्वतंत्र करना होता है और उसकी वर्ब को, फाइनाइट वर्ब को पार्टिसिपल में बदलना होता है। कौन सी पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे? परफेक्ट पार्टिसिपल का। यहां पर देखिए अगर एक्टिव वॉइस में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की एक्टिव वॉइस है तो हैविंग लगाएंगे, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव है तो हैविंग बीन लगाएंगे, और वाज वर्ब का प्रयोग हो रहा है टू बी के फॉर्म में तो वहां पे बीइंग लगाएंगे। समझ में आया बच्चों? ये था आपका नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, जिसकी सहायता से दो अलग अलग ऐसे वाक्यों को एक साधारण वाक्य में बदलते हैं जिनके कर्ता अलग। समझ में आया बेटे? प्राइमरी यहां से ये आपका समाप्त।